अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ मिल चुका है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकियों से मुताल्लिक केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी कर दी है। इमरान खान की जानिब से खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने से मुताल्लिक केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने की, जबकि इमरान खान खुद भी अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि पिटिशनर ने अभी तक तफ्तीश ज्वाइन नहीं की, जबकि इमरान खान के वकील ने कहा कि तफ्तीशी अफसर के पास इमरान खान का बयान मौजूद है। प्रोसिक्यूटर बताएं उन्होंने टाइम लेना है या बहस करनी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जीआईटी ने इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए कि इमरान खान तफ्तीश के लिए पेश हो जाए। बाबर अवान ने कहा कि प्रोसिक्यूटर कानून की जिस सेक्शन का हवाला दे रहे हैं उसमें मुल्जिम नहीं गवाहान का जिक्र है। यह कहा लिखा है कि पुलिस के सामने पेश होकर ही शामिल तफ्तीश होना है। बाबर अवान ने अदालत को यह भी बताया कि हुकूमत ने खुद लिखकर दिया हुआ है कि इमरान खान की जान को खतरा है, ऐसे में ये कैसे उन्हें थाने में पेश होने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उनको कुछ हो गया तो क्या ये जिम्मेदार होंगे, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर उन्हें सिक्योरिटी खदशात है तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रियासत पर है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी कर दी है। इससे कबल जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालत पेशी के लिए आए तो सहाफ़ियों ने उनसे साबिक अमरीकी सफारतकार से मुतालिक सवाल किया, जिसके जवाब ने कहा कि पता नहीं और भी क्या क्या खबरें हैं। इमरान खान ने सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में अमरीकी सफ़ीर से मुतालिक जो मुलाकात है उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। अमरीकी हुक्काम से मुलाकात हुई है कोई? मैं बड़ा प्लीज सर, के अलावा क्या मुलाकातें हुई हैं? मुलाकातें हुई हैं सबके लिए, दुश्मनों के लिए। हम सब गुज़श्ता हफ्ते में कोई हुक्काम से मुलाकातें हुई हैं? या इंकलाब या शहादत साहब, अगर आप अभी वज़ीर आज़म होते हैं, आप क्या बादल साहब का एक्सटेंशन देते मजीद? पता नहीं और भी क्या खबरें हैं। साबिक वज़ीर आज़म एक तरफ अमरीकी साजिश का बयानिया बना रहे हैं, दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। मीडिया में खबरें ज़ेरे गर्दिश है कि इमरान खान की अमरीकी सफ़ीर रॉबिन राफेल से मुलाकात हुई है, जिसमें सेनेटर वसीम शहजाद भी शरीक हुए। खबर यूं है कि पीटीआई की तरफ से फवाद चौधरी ने इसकी तरदीद की और इसे 3 साल कबल होने वाली मुलाकात बताया, लेकिन खुद फवाद चौधरी के हवाले से भी दावा किया जा रहा है कि वो 8 सितंबर को अमरीकी सफारत खाने गए। ज़राए के मुताबिक तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी भी पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात कर चुके और उनकी मुलाकात 8 सितंबर को अमरीकी सफारत खाने में हुई थी। और इसी मुलाकात में इमरान खान से इस मुलाकात का प्लान जो है वो बनाया गया था कि रॉबिन राफेल मिलेंगी। इमरान खान की जिस साबिक अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो CIA तज्जियाकार और लॉबिस्ट हैं और वो 1993 में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनूबी वस्ती एशियाई उमूर थी। इमरान खान की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब खुद इमरान खान अपनी हुकूमत को घर भेजने के पीछे अमरीकी साजिश का बयानिया आवाम के सामने रख रहे हैं। लेकिन जिस अमरीकी सफ़ीर से साबिक सफ़ीर से मुलाकात हुई है उनसे मुताल्लिक एक और अहम बात यह है कि जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे में जो अमरीकी सफ़ीर सवार थे और जो तैयारा क्रैश हुआ था और उसमें वो अमरीकी सफ़ीर भी चल बसे थे, ये रॉबिन राफेल असल में उनकी एहलिया हैं। अब इमरान खान साहब एक तरफ ये बयानिया बनाते हैं कि उनकी हुकूमत को अमरीका बहादुर ने घर भेजा, दूसरी जानिब वो बंद कमरों में अमरीकी सफारतकारों से मुलाकात कर रहे हैं। ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान के रवैये में कुछ लचक आ रही है और वो ये भी समझते हैं कि असल में अमरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अमरीका के साथ जो इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पेशतर इमरान खान अमरीकी गुलामी से मुताल्लिक क्या बयानिया बनाते रहे, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। गुलाम हैं तो नौजवानों, क्या हम अमरीकियों के गुलाम हैं? हम इनके नौकर हैं। अमरीकियों, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन या हमें माफ करोगे? को दिखाते हैं कि इमरान खान साहब जिस वक्त इक़्तिदार में थे और अमरीकी सुफरा ऑपोजिशन के लोगों से मिला करते थे तो किस तरह उनको गद्दारों से तशबीह दी जाती थी। जरा वो शॉट्स आपके सामने रखता है। लौटे जो कोई 15-20 थे, जिनमें से अमेरिकन एम्बेसी इनमें से कईयों को बुला के मीटिंग कर रही थी। जो अमेरिकी एम्बेसी से आता था उसके जूते पॉलिश। अमेरिकी एम्बेसी से खातून आई, मरियम ने उसको अपने घर बुलाया, उसको गाड़ी से दरवाजा खोल के अंदर लाई। सिर्फ एक ही कसर रह गई थी कि वो उसके सामने लेट गई और कहे मेरे ऊपर से चल के जाओ ताकि जूते ना गिरे। अब गद्दार करार दिए जाने और मुल्की मफादात के खिलाफ काम करने के तानों पर इन अरकान असम्बली ने भी भरपूर रद्दअमल दिया था। इन मुनहरिफ अरकान असम्बली में अलीम खान भी शामिल थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा था कि वो बहुत से मुल्कों के सुफरा से मुलाकात करते रहे, लेकिन अमरीकी सफ़ीर से उनकी पहली मुलाकात तो इमरान खान की मौजूदगी में हुई थी। अगर मैं गद्दार हूं तो इमरान खान को खुद अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आज आप मेरी तस्वीर लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है,
खान साहब, मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ, तो क्या कहूँ आज आप भी गद्दार थे, अमेरिकन एम्बेसडर को मिले। आज गैर मुल्की साजिश अमरीकी गुलामी नामंजूर का बयानिया बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब शायद अब उन्हें लगना शुरू हो गया है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की तायद के बगैर दोबारा इक्तदार नहीं मिल सकता है। इसीलिए वो अपने बयानिए के बरक्स अमेरिका से सुलह सफाई की कोशिश में मसरूफ हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके सपोर्टर उनके इस तर्ज अमल की हिमायत करेंगे, या सवाल यह भी है कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस बात की समझ है कि आलमी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात में ही भलाई है, तो उन्होंने मुल्क की सलामती को दाव पर क्यों लगाया। इन्हीं सवालात का जवाब लेंगे। चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, बकौल आपकी जो रिजीम चेंज है उसका मरकजी किरदार अमरीका बहादुर था, लेकिन आज अमरीका बहादुर से बंद कमरों में मुलाकातें हो रही हैं। पब्लिकली आप कुछ और कह रहे हैं, बंद कमरों में उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, ये तजाद बिल्कुल नहीं है। ये तो असल में यही मसला है कि इसे तजाद ना कहें। बेसिकली आपने दुनिया के साथ एंगेज रहना है। अगर आप में कोई अकल है तो फिर आपने एंगेज रहना है, दुनिया को एंगेज रखना है। आपने आइसोलेशन में ना मॉडर्न दुनिया में रह सकते हैं ना रखना है, और जो रहने की कोशिश करेगा वो तो फिर वही है ना, अफगानिस्तान बन जाए, वो इराक बन जाए, लीबिया बन जाए। जब ऑपोजिशन से अमेरिकी सफरा आकर मिला अपनी शराइत पे वो मरियम नवाज साहिबा हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, दीगर हो, तो उस वक्त आप तनकीद क्या करते थे कि किस हैसियत में ये अमेरिकन डेलीगेशन से मिल रहे हैं। आज जब आपसे मिल रहे हैं तो आप इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा? नहीं, हमने कभी नहीं कहा ऐसा। 3.25 साल नहीं कहा। आखिरी 2 महीने जो बात हुई उस वक्त हुई जब रजीम चेंज के वाज़े इशारे नज़र आने शुरू हो गए, रजीम चेंज का पूरा एजेंडा नज़र आना शुरू हो गया। सो मैं समझता हूँ कि आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि किसी भी दूसरे मुल्क को किसी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट मुल्क में जाके रजीम का फ़ैसला करना, वहाँ पर हुक्मरान कौन होगा, वो मैंडेट के बगैर होगा, वो अपना वोट के बगैर होगा, तो ये फ़ैसला करना किसी का हक़ ही नहीं है। ये एक ऐसी कहते कोई बड़ी कोई हाकमाना सोच है या एंटी डेमोक्रेटिक सोच है, जो आप कह लें कि अपने मुल्क में डेमोक्रेसी चाहते हैं, दूसरे मुल्कों में वो ऑटोक्रेसी चाहते हैं या डिक्टेटरशिप चाहते हैं। सो दूसरे मुल्कों में वो अपने एजेंट चाहते हैं या कमीशन आप कह लें कि अपने गुलाम चाहते हैं। सो इस तरह की सोच जो है, और हम आज भुगत रहे हैं इस बात को कि जब हमें 30% हमें कहा गया प्यूटन ने, चूंकि मैं नहीं चीमा साहब, लेकिन फिर इन मुलाकातों का एजेंडा क्या है? आज यकीनन उनसे तेल लेना तो मकसूद नहीं है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन होता है या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट होती है, और गवर्नमेंट अमेरिका के साथ एंगेज कर भी रही होगी। आज खान साहब जब एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका क्या मकसद है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं कभी हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इट नेवर हैपेंड कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो। हमेशा जो सफारतकार हैं ये NGOs को मिलते हैं, सिविल सोसाइटी को मिलते हैं, वकला को मिलते हैं, ताजरों को मिलते हैं, इन्फ्लुएंसर को मिलते हैं, अपोजिशन को मिलते हैं। सो ये हमेशा मिलते हैं। जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त मिलते थे, जब हमारी अपोजिशन थी उनको भी मिलते थे। ये कभी इशू नहीं हुआ। आज जापान का सफीर किसको मिलता है, चाइना का सफीर किसको मिलता है। लेकिन पब्लिकली इशू ये है ना सर कि अमेरिका ही को तो आप पब्लिकली तनकीद का निशाना बनाते हैं और पब्लिक के अंदर ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि असल में सारी बुराई का जिम्मेदार और जड़ अमेरिका है। जब उन्हीं अमेरिकी लोगों से आप बंद कमरों में मुलाकात करेंगे तो फिर लोगों को क्या जवाब देंगे? वो तो आपको आंसर देना पड़ेगा ना। देखें, ये नालायक लोग करते हैं, मज़हब का सहारा नालायक लोग लेते हैं, ये आप कह लें कि किसी तसब का सहारा नालायक लोग लेते हैं। हम वो नालायक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सब कुछ तो आप कर रहे हैं और हमने परफॉर्म किया है। ये अच्छा, थोड़ा बोल रहे थे प्लीज़। सो ये आप कह लें कि हम वो लोग नहीं हैं। बेसिक बात है कि अमेरिका 1 बार 2 बार 10 बार जब भी अपनी लाइन क्रॉस करेगा हम उसके सामने खड़े होंगे। जब भी लाइन क्रॉस करेगा हम उसके सामने खड़े होंगे। हम कहेंगे कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। हमारे अपने मुल्क का 22 करोड़ 75 लाख हैं। हमारे अपने लोगों का दिफा करेंगे, अपने लोगों के हकूक का तहफ़्ज़ करेंगे। ये नहीं हो सकता साहब आप सामने खड़े हुए हैं, मतलब आप कह लें। लेकिन मेरा सवाल वही है कि बंद कमरों में जब मुलाकातें हो रही हैं तो वहां भी क्या अमेरिका से एहतजाज किया जा रहा है? बंद कमरों में भी खड़े हुए हैं, बंद कमरों में भी खड़े हैं, बंद कमरों में भी खड़े हैं। क्यों नहीं खड़े होंगे? आप ये भूल जाए कि हमारी तरफ से कोई 2 राय होंगी कि किसी जगह जाके हम बैगिंग करेंगे और किसी जगह जाके आप पहले ड्रामा करेंगे। ना ड्रामा करेंगे ना बैगिंग करेंगे। तो गुज़श्ता रोज बनी गाला में जो रॉबिन राफेल की मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है, इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है? देखिए, मुझे तो मुलाकात का भी नहीं पता, सच्ची बात है। मुझे तो मुलाकात का भी नहीं पता, और यू कैन से कि मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं है। और मेरे उन्होंने आज भी मीटिंग हुई है चेयरमैन साहब से, उन्होंने बताया, तो लिहाजा मेरा आई एम नॉट श्योर कि हुई है। कुछ तो है जो आपको भी नहीं बता रहे हो। सो नहीं, मेरे ख्याल हुई नहीं है, अदरवाइज बताते हैं हमें। ऐसी बात नहीं है कि हमें आप कह लें कहीं ना बताएं। इसको डिनाई भी तो नहीं कर रहे खान साहब। क्लोज, हम क्लोज सर्कल के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमें ना पता होता है, प्लस माइनस कोई ऐसी बात हुई नहीं। लेकिन खान साहब तरदीद भी नहीं कर रहे ना इस सवाल की। आज ये सवाल उनसे सदादे दहशतगर्दी अदालत में भी हुआ है, लेकिन खान साहब ने इसकी तरदीद कोई नहीं की।
नहीं देखें, आजकल ये सवाल इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो जैसे क्या कहेंगे कि फरमाइशी सवालात और फरमाइशी पर्चे, फरमाइशी आप कह लें कि यू कैन से प्रोग्राम होते हैं बाज़ औक़ात। ये जो पाकिस्तान में आजकल मीडिया में चल रहा है ब्लेम द विक्टिम्स, तो ब्लेम द विक्टिम जो चल रहा है वो उसमें हम पे पर्चा होता है, एक डिज़ाइन है बाकायदा, हमें दिन को पर्चा होता है दहशतगर्दी का, रात को हमें टीवी के बैठ के उसका जवाब देना पड़ता है और हमें कहा जाता है कि डिसेंसी से आप फांसी चढ़ जाएं, डिसेंसी से अंदर चले जाएं, डिसेंसी से यू कैन से कि कोई बात ना करे, अल्लाह का नाम ना लें, उसे मजहब इन्वॉल्व हो जाता है वगैरह 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 वगैरह। और जब हम देखते हैं दाएं बाएं आगे पीछे तो हर तरफ रेड लाइन होती है, हमें पता लगता है कि ना हम बोल सकते हैं, ना आगे हो सकते हैं, ना पीछे हो सकते हैं, और जहाँ कहीं भी होंगे हम पे एतराज़ ज़रूर आएगा। लिहाजा हमने वो डायनों को तोड़ना शुरू कर दिया है। हम कहते हैं कि जनाब हमारे लिए कोई रेड लाइन नहीं है, हम बेसिकली आपके आइन और पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून यही रेड लाइन है, इसी के अंदर रहेंगे, इसके मुताबिक। आप तो ये कह रहे हैं कि हमारी रेड लाइन इमरान खान स्टेक होल्डर सारे पर, यानी आप ये परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान अनटचेबल है, कानून इमरान खान के लिए नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं देखें हम हुआ क्या है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के 4 पर्चे हुए एक ही वक्त में कि मेरे घर से निकल के क्या नाम है मीनार पाकिस्तान जाते हुए पर्चा मेरे ऊपर हुआ, शादरा में पर्चा हुआ दहशतगर्दी का, कामोकी में पर्चा हुआ, जनाब बाटी में पर्चा हुआ, गुलबर्ग क्या नाम है लिबर्टी में, कि मैंने 4 जगह दहशतगर्दी की है, मैंने 4 जगह दहशतगर्दी की है एक ही वक्त में, और पर्चे दहशतगर्दी इंतहाई काबिल मुज़म्मत है चीमा साहब, इसलिए नहीं कि आपके ऊपर हुआ है बल्कि किसी पर भी दहशतगर्दी का पर्चा हो किसी सियासी पर्सनैलिटी के ऊपर तो काबिल मुज़म्मत है। और हम ये जानते हैं कि दहशतगर्दी की दफात के तहत इमरान खान पे उनका मकसद पॉलिटिकल होता है, कानूनी नहीं होता। आपके दौर में भी थे तो गलत थे और उसको इमरान खान पे 21 हो गए, इमरान खान पे 21 हुए हैं, तो जब इस तरह होंगे तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। मैं समझता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं, देखें हम लोगों ने यहाँ इकट्ठे रहना है, ये जो 22 करोड़ 75 लाख है, हमने इकट्ठे रहना है, उसमें किसी का रोल जो है वो सियासतदान का है, किसी का रोल मीडिया का है, किसी का रोल आप कह लेंगे एस्टेब्लिशमेंट है, किसी का ब्यूरोक्रेसी का है, अपना अपना रोल है। सो यहाँ पे सारे इक्वल स्टेक होल्डर हैं, कोई बंदा अपने आप को इतना बड़ा स्टेक होल्डर ना समझे कि दूसरों को लताड़ दे, दूसरों के कानून को, दूसरों की प्राइवेसी को, दूसरों के आइन को, कभी भी नहीं होना चाहिए राइट्स को वो लताड़ता आपके दौर में भी हो रहा था, कंडेमनेबल था, आज हो रहा है तो आज भी कंडेमनेबल है, लेकिन आपने इकट्ठे रहना है सर, ये बात आपकी बिल्कुल करना पड़ेगा, इकट्ठे रहना है, इकट्ठे रहना है तो सर असेंबली में आइए। नहीं, असेंबली में देखें फ्रैंकली मैं बताऊं, आप इकट्ठे तब रह सकते हैं जब आप असूलों पे चलें, असूलों से हट के चलेंगे तो वो कोई भी हो, मैं हूं बाज़ औक़ात मैं भी शायद को बेसूली करता हूं, लेकिन असूलों पे चलेंगे तो फिर बात बनेगी। असूल कौन तय करेगा? इस वक्त जो गवर्नमेंट है ये जी मैं यही बात कर रहा हूँ, क्या मतलब पहली बात यह है कि क्या लॉजिक मानती है कि नहीं ये असूल है। बेसिक बात है कि जब आप वोट खरीद के, वोट बना के, वोटों आप लोगों को धमकी दे के, लोगों को तरगीब दे के हुकूमत गिरा देंगे, उसके बाद कहें कि आए आके हमें बताएं कि कैसे काम करना है, तो ऐसे नहीं चलता। सो बेसिक जो बात है कि आज आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखते हैं, दो लोग थे जिन्होंने हुकूमत गिराई, एक का नाम था आप कह लें कि गवर्नमेंट और दूसरे जो आजकल गवर्नमेंट है PDM, और दूसरे उनके हैंडलर थे, 2 थे। अब दोनों का दावा ये था वो बड़े तजर्बाकार हैं, उनके कहने पर पैसे आते हैं, वो व्हाट्सएप करते हैं तो पैसे आ जाते हैं वगैरह वगैरह, हुकूमत वो चलाते हैं, उंगली पकड़ के चलाते हैं, ये सारे दावे करते थे। आज हुआ क्या कि 46% महंगाई हो गई, इस मुल्क में लोग गैस खरीदने के काबिल नहीं रहे, बिजली का वो यूनिट 55 रुपये का हो गया, वो खरीदने के काबिल नहीं रहे। आज आपकी तनख्वाह ज़्यादा होगी लेकिन आपके साथ जो आपका असिस्टेंट है उसकी 55-60 हज़ार 70 हज़ार 55-60-70 हज़ार वाले बंदे को बताएं कि वो खड़ा होकर मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ रूल्स ऑफ द गेम कोई नहीं है। देखिए कल क्रिकेट मैच हुआ है, क्रिकेट मैच के मुबस्सिरीन होते हैं, वो एनालिसिस देते हैं इसलिए कि उनको पता है कि उसूल क्या है। सियासत में प्रॉब्लम ही ये है कि एनालिसिस क्या हो, क्योंकि यहाँ पे रूल्स ही नहीं है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स तो आप लोग हैं, आपने मिल बैठ के रूल्स को तय करना है, तो आप मिल के रूल्स एक दफा तय क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैं भी रूल तोड़ता हूँ कहीं, लेकिन मैं तो बड़ा थोड़े तोड़ता हूँ। मुझे तो कोई इशारा करता है, कोई मेरे ऊपर किसी को छोड़ देता है, आप पहले कोई यू कैन से कि फिर साथ ही देखें यहाँ पे सियासतदानों को फिक्स करने के तरीके हैं। एक सियासतदान खुद उनके थ्रू किया जाता है, फिर मीडिया के थ्रू किया जाता है, फिर सियासतदान खुद देते हैं, थ्रू किया जाता है इलेक्शन क्यों। मैं कहता हूँ देखें फ्रैंकली ये आप भूल जाएं, ये ब्लेम द विक्टिम वाली बात है, ये भूल जाएं कि कभी कोई ऐसा सियासतदान नहीं मिलेगा, सो कॉल्ड सियासतदान नहीं मिलेगा जो इसका हिस्सा ना बने, जो आप कह लेंगे इसका पार्ट ना बने, लेकिन करने वालों का पीछे हटना होगा। ये तमाशा बहुत हो गया इस मुल्क में, चाय की प्याली में चौथे दिन तूफान ले आते हैं, बहुत हो गया। अब लोगों को समझ आ करके करने वालों के साथ तो आप बैठे हुए हैं, जिन्होंने किया है उनके साथ तो आप बैठे हुए बंद कमरों के अंदर, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं आज डोनाल्ड ब्लूम से भी आप लोग मिल रहे हैं, आज रॉबिन राफेल से भी मिल रहे हैं आप। यार
यार छोड़ो उनको, उनकी बात ही ना करें, छोड़े। मैं कह रहा हूं उनको कैसे छोड़ूं? उनके साथ हम नहीं बैठे हुए। वही तो मरकजी किरदार है आपका। आपने रजीम चेंज में खत लहराकर कहा था कि इसके पीछे अमेरिका है, आज उनको कैसे छोड़ दें फिर? यहाँ पे एक घंटाघर था, बाकी 3 लोग थे, ठीक है। एक घंटाघर था, बाकी 3 लोग थे। वो लोग लेके चल रहा था घंटाघर, ठीक है। वो अमेरिका को भी लेके चल रहा था, वो आप कह लें कि बाकी लोगों को भी लेके चल रहा था, वो मुझे पता है, ठीक है। आप आज ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट मसला नहीं है बल्कि लोकल एस्टैब्लिशमेंट मसला है, ये कह रहे हैं आप? देखें, 3 तरह के चूरन बेचा गया कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को कहा गया कि हम शायद रशिया के जा रहे हैं, शायद अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं, विच वाज रॉन्ग। दूसरा ये कहा गया कि हम अकेले, ये प्राइम मिनिस्टर का अपना फैसला था, विच वाज रॉन्ग, झूठ था ये, ठीक है। तीसरा कहा गया, कुछ लोगों को कहा गया कि फलां बंदे को आप कह लें कि शायद कोई अपॉइंटमेंट गलत हो रही है जो उनके जो असूलों के मुताबिक नहीं है, विच वाज रॉन्ग, इट वाज नॉट डिसाइडेड, ठीक है। चौथे लोगों को कहा गया कि आपके ऊपर सदारती निज़ाम आ रहा है, विच वाज रॉन्ग, ये ठीक नहीं था। सो काफी सारे झूठ बोला गया। तो फिर चीमा साहब, ये जो अमेरिकी साजिश वाला चूरन था, ये तो गलत था ना फिर? नहीं, चूरन तो शामिल हुआ जब उन्हें कहा गया कि जनाब हम रशिया के गोद में जा रहे हैं, तो चूरन तो आ गया उसमें, क्यों नहीं आया? नहीं, लेकिन आपने कहा कि हम मकामी एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी से गए थे। हाँ गए थे ना, मुकामी रजामंदी के साथ गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में डिसऑन किया, ओवरस्टेप किया। तो फिर असल मसला तो आपका मुकामी एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुआ ना सर? नहीं देखें, वो काफी मिक्सअप है। मैं मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं, लेकिन इस वक्त बात बेसिक बात है। मैं समझता हम किरदारों पे बात ना करें, हम बात करें एक इशू पे बात करें। इशू ये है कि यहाँ पे एक साजिश हुई, उस साजिश का भुगतान हमारी कौम ने भुगता। मुझे ब्रेक लेने में 75 लाख रेलेवेंट है। आप आज ये समझते हैं कि इस बहरान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमेरिका ही निकाल सकता है? बिल्कुल नहीं। इस बहरान से निकालेगी पाकिस्तान की आवाम, उनका मैंडेट निकालेगा। इस मुल्क के सारे फैसले मैंडेट के मुताबिक होंगे। हाँ, जो लोग इस मैंडेट में मुदाखलत करते हैं, जो 22 करोड़ 75 लाख को इररिलेवेंट समझते हैं, वो पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इसलिए आजकल इमरान खान की तकरीरों में भी आलमी साजिश और ख़त कम दिखाई दे रहा है, उसमें मकामी साजिश का अंसर ज़्यादा दिखाई देता है। लोकल इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हैं, वो कभी कोई नाम देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन आजकल वो भी ज़रा मध्यम पड़ा हुआ है। फाइनल कॉल आनी है, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आ रही। मिस्ड कॉल ज़रूर आ रही हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है बंद कमरों के अंदर, यकीनन उसके नताइज चंद ही हफ्तों के अंदर सामने भी आना शुरू हो जाएंगे। अभी एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, तख्ते पंजाब में तब्दीली की बाज़गश्त एक बार फिर सुनाई दे रही है। पंजाब में तब्दीली आ रही है, कितनी दूर है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की जंग अभी खत्म नहीं हुई। पंजाब में एक बार फिर हुकूमत गिराने के लिए पसे पर्दा कोशिशों का आगाज हो चुका है। खुफिया मुलाकातें, बड़ी बड़ी ऑफर्स और अंदरूनी खाना सलाह मशवरों का एक नया दौर शुरू हो चुका है। ऐसी खबरें हैं कि PDM पंजाब का इक़्तिदार छिन जाने के बाद फिर हुसूल इक़्तिदार के लिए मुतहर्रिक है। पीपल्स पार्टी की जानिब से दावा किया जा रहा है कि तब्दीली का फैसला हो चुका और मुस्लिम लीग नून भी जल्द हतमी प्लान सामने लाने की दावेदार है। ऐसी भी इतलात है कि इस बार तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत गिराने के लिए PTI रहनुमाओं की मदद लेने की बजाय काफ लीग के अंदर पड़ी फूट का फ़ायदा उठाया जाएगा और काफ लीग के नाराज़ अरकान को साथ मिलाया जाएगा। ये भी इतलात है कि काफ लीग के कुछ अरकान असम्बली ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है और उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार के साथ इस बात की यकीन दहानी कराई है कि उनके तमाम तर फैसलों को मनोअन तस्लीम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत गिराए जाने के हवाले से लंदन में मुलाकातें भी जारी हैं, यानी पैरेलल 2 महाजी जंग है। एक महाज वो है जो मुल्क के अंदर है और दूसरा महाज वो है जो लंदन का महाज है। लंदन प्लान भी पैरेलल जारी है और पाकिस्तान प्लान यानी लोकल प्लान पर भी अमल दरामद हो रहा है। कहा जा रहा है कि काफ लीग के कुछ अरकान ने लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी मुलाकातें की हैं, जिसमें यह बात तय की जा चुकी है कि अब कैसे भी पंजाब में दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाई जाए ताकि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता भी हमवार हो सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयानात से भी ऐसा लग रहा है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए प्लान बना लिया गया है, जिसके बाद अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख इदारों की जानिब मोड़ दिया। नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है। हमारे लोगों को MPs के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं और साथ फिर मिस्टर X और मिस्टर Y वो भी तैयार हो गए।
इमरान खान साहब ने जलसे में पब्लिकली इस बात का इंकशाफ किया कि पंजाब में उनकी हुकूमत गिराई जाने की साजिश हो रही है और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है वो भी अपना काम कर रहे हैं। और वो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये भी सब जानते हैं, लेकिन इस बार हमारी इतलात के मुताबिक ये मिस्टर एक्स वाई से बढ़कर कुछ सियासी तब्दीली है जो पंजाब में होने जा रही है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा पुरुमीद हैं कि उनकी हुकूमत को किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं है। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल और मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि किसी ने ABC फार्मूले से इमरान खान को सियासत से आउट नहीं किया जा सकता। जिसको पंजाब में तब्दीली लाने का शौक है वो अदम एतमाद ले आए। देर किस बात की है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इन तमाम तर खबरों को कैसे डिनाई कर रहे हैं, कैसे डिटर्मेंट दिखाई देते हैं, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। किस चीज़ की देर है? रिक्विजिशन जमा कराएं, नो कॉन्फिडेंस लेकर आएँ, गल ख़त्म करो, जल्दी करो। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात एक तरफ, लेकिन खुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के फैसले को कड़वा घूंट पीने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। अंदरून खाना अरकान पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाए जाने के फैसले से कोई ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देते हैं और ज़राए के मुताबिक 7 से 10 मेंबरान सूबाई असम्बली ने परवेज़ इलाही की हिमायत ख़त्म करने का फैसला कर लिया है और इन अरकान असम्बली ने इस फैसले के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया है। ना सिर्फ ये कि सारी सूरत हाल से एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया गया है, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इस तमाम तर सूरत हाल में ऑन बोर्ड हैं। ना सिर्फ वो ऑन बोर्ड हैं बल्कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन भी ऑन बोर्ड हैं। और ये लोग जो नंबर 6 या 7 का इस वक्त सामने आ रहा है, ये चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात कर चुके हैं और इनके बिहाफ पे मुस्लिम लीग काफ के कुछ लोग लंदन में नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं। और ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान ने इमरान खान को कहा है कि वो परवेज़ इलाही के साथ नहीं चल सकते। अब एक जो आपस में एक तफरीक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के माबैन भी पंजाब में आ चुकी है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कुछ ऐसे डिसीजंस भी कर रहे हैं। एक तो गुजरात को डिवीजन बनाने का मामला है, दूसरा कुछ उखाड़ पिछाड़ है, कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी पसंद नहीं और उनको ये लगता है कि 10 सीटों वाले वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। फिर ऐसे माहौल में कि जब परवेज़ इलाही साहब को बहुत एक्टिव होना चाहिए था, बल्कि प्रोएक्टिव होना चाहिए था, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए उन्हें सैलाब मुतासरीन के दरमियान फ्लड इफेक्टिव्स के माबैन होना चाहिए था, वहाँ पर दिखाई देने की बजाय वो इधर उधर के कामों में ज़्यादा मसरूफ़ दिखाई देते हैं। ऐवान वज़ीर आला में ख़ास तौर पे एक टेंडर, एक कोटेशन जो सामने आई ग्रॉसरी के हवाले से और कुछ अशिया की ख़रीदारी के हवाले से, वो भी सबके सामने है। और उस लिस्ट के अंदर ये दिखाई दिया कि एक तो पंजाब हुकूमत ख़तीर रकम से तकरीबन 30 करोड़ की रकम से 40 गाड़ियाँ ख़रीदने जा रही है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये सामने आई कि ग्रॉसरी, मटन, बीफ, सी फूड, कुछ फ्रूट, ये सब कुछ मिला के कोई तकरीबन ऐवान वज़ीर आला का अपना खर्चा 78 करोड़ का है। यानी वो जो अल्ले तल्लो पर उड़ रहा है, ऐसे मौके पर जब उसकी बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है कि ये बजट तो उन लोगों के लिए डेडिकेट हो जाना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब खुद सादगी पसंद है, ऑस्टेरिटी ड्राइव उन्होंने आते ही शुरू की थी। तो आज ये जो ऐवान वज़ीर आला के अंदर इधर उधर के खर्चे हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? इसकी अपनी एक ऑप्टिक्स है, सिंबॉलिक वैल्यू, और कुछ लोग इसको लेकर भी कोई बहुत खुश नहीं है। एक तरफ तो बुज़दार के जो है वो पंजाब के अंदर वसीम अकरम प्लस के इक़्तिदार की बात की जाती थी कि वो बड़ी सादगी थी, लेकिन वो सादगी अक्सर अब तब्दील हो गई है जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ना सिर्फ वो नाखुश है बल्कि ब्यूरोक्रेसी भी नाराज़ दिखाई देती है वज़ीर आला के तर्ज़ हुक्मरानी से। DG एंटी करप्शन को तब्दील किए जाने की वजह भी परवेज़ इलाही के गलत अहकामात ना मानने की पादाश में की गई है। राय मंजूर नासिर जो इससे पहले पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के MD भी रहे हैं और उसके बाद वो टेप्टा के अंदर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे, उन्हें DG एंटी करप्शन लगाया गया, लेकिन DG एंटी करप्शन को हाल ही में तब्दील कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से राय मंजूर नासिर पर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ और उनकी अहलिया पर मुकदमात बनाए जाने का दबाव था। और ज़राए का कहना है कि राय मंजूर ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और उनकी अहलिया पर मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया। राय मंजूर ने ख्वाजा आसिफ की अहलिया, बेटे और जावेद लतीफ़ की वालदा को गिरफ्तार करने से भी इनकार किया, जिस पर उनका 40 रोज़ बाद ही तबादला कर दिया गया। अपॉइंटमेंट के ठीक 40 रोज़ बाद उनको चेंज कर दिया गया। साबिक IG फैसल शाकार पर पंजाब हुकूमत की जानिब से 25 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर पुलिस अफसरान को मुअत्तल और तबादलों के लिए दबाव डाला गया, लेकिन उनकी जानिब से भी ऐसे अहकामात मानने से इनकार किया गया जिन पर उनको भी तब्दील कर दिया गया। यानी ना सिर्फ जो साबिक DG एंटी करप्शन है वो अहकामात को मानने से इनकारी थे, बल्कि साबिक IG पंजाब भी वज़ीर आला के गैर ज़रूरी और गैर कानूनी अहकामात को मानने से कासिर थे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अरकान ये समझते हैं कि परवेज़ इलाही ने पंजाब हुकूमत के तमाम तर वसाइल का रुख गुजरात और अपने ज़ेर असर हल्कों की जानिब मोड़ दिया है। तमाम तर तकर्रियाँ और तैनातियाँ भी बगैर सलाह मशवरे की जा रही हैं।
जिससे उनमें इस्तिराब पाया जा रहा है। और वो कभी दबे और कभी खुले अल्फाज में इस बात का इजहार भी करते हैं। खुद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिए को लेकर सख्त परेशान है। वो उन चंद लोगों में शामिल है जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दूरियां कम कराने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनके सामने तो इस्टेब्लिशमेंट से दूरियां ख़त्म करने और बयानबाजी से इज्तनाब बरतने की यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन जलसों में इसके बरक्स वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई पर कायम है। सितंबर का महीना जहाँ कौमी सियासत में हम है, वहीं ये भी देखा जा रहा है कि पंजाब में भी तब्दीली को अमली जामा सितंबर के इख्तिताम तक पहनाया जाएगा, जिसके लिए प्लानिंग मुकम्मल तौर पर तैयार है। पंजाब के अंदर तब्दीली इस वक्त क्यों ज़रूरी है, ये भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त दो सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस वक्त पंजाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, जबकि विफाक में शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन इस वक्त इक़्तिदार में है। ज़रूरी ये है कि प्रपोर्शन को दुरुस्त किया जाए, और वो प्रपोर्शन ऐसे दुरुस्त होगी कि पंजाब को एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, यानी तीनों जमातों को हिस्सा बकदर जुस्सा मिल जाए, और वफाक के अंदर PMLN लेड कोलिशन मौजूद हो। यानी यहाँ पर प्रपोर्शन जो आउट ऑफ प्रपोर्शन है इस वक्त मामला, उसको ज़रा प्रपोर्शन के अंदर ले आया जाए। और उसका मकसद ये है कि अल्टीमेटली जब ये प्रपोर्शन दुरुस्त होगी तो इस वक्त एक जो परसेप्शन है कि इस वक्त मुल्क के ज़्यादातर अक्सर बेशतर हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो कम अज़ कम इसको तो थोड़ा सा डिफ्यूज़ किया जाए, बेहतर किया जाए, और इसकी अपनी ऑप्टिक्स और अपनी सिंबॉलिक वैल्यू है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद मामलात को कॉन्सेप्ट भी ले जाया जाएगा, मामलात को असम्बली में लाकर बातचीत के ज़रिए से हल करने की बात भी होगी। और इतलात ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब भी असम्बली में आके मामलात को तय करने के लिए काफ़ी हद तक तैयार कर लिए गए हैं, और ख़बरें ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब अब बातचीत के लिए भी राज़ी होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि नवंबर से पहले इमरान खान साहब ये चाहते थे कि इंतखाबात हो जाएं, लेकिन नवंबर से पहले अभी तक इंतखाबात की कोई ऐसी डेट नहीं आई। इससे पहले 25 मई को उन्होंने निकल कर देख लिया, 25 मई के बाद जगह जगह जलसे करके देख लिया, और वो खुद कहते हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च का उनका आखिरी जलसा था गुजरांवाला का। अब इसके बाद आखिरी हल क्या है कि क्या आप कोई एहतजाजी रैली का इनेकाद करेंगे या इस्लामाबाद के अंदर धरना देंगे? उसके लिए सवाल यह है कि क्या इमरान खान इस पोजीशन में है कि इस्लामाबाद के अंदर धरना दे सकें? क्या कोई मैसिव रैली मुल्क भर के अंदर निकाल सकते हैं या नहीं? ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला होगा एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान अवामी बलबूते के ऊपर निकलना चाहते हैं। उनके साथ कोई थर्ड अंपायर नहीं है, उनके साथ कोई और सहारा मौजूद नहीं है। ये फैसला करना यकीनन अपने आप को बंद गली में ले जाना भी मुतरादिफ होगा, और उसके बाद कोई सेफ एग्जिट क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये नहीं होता तो बिला जो है वो बातचीत ही एक वाहिद हल या वाहिद रास्ता रह जाता है। अब इमरान खान साहब हमारी इतलात के मुताबिक इसलिए तैयार हो रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, लेकिन कंडीशन ये होगी कि बैठ के मामलात को इंतखाबात की तरफ ले जाया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली की तरफ ले जाया जाएगा, और उसके बाद उनका एम्फेसिस इस बात पे होगा, कंडीशन ये है कि बैठ के जब मामलात को हल करेंगे, इंतखाबात होंगे, तो जो की अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट भी इंतखाबात के बाद होनी चाहिए। और फिर वो ये राय रखते हैं कि उस दौरान, क्योंकि ये वक्त तो आ जाएगा, नवंबर का महीना बड़ा क्रूशल है, तो उसके लिए अगर तोसी भी दी जानी है, मामलात को आगे भी चलाना है तो चलाया जाए, लेकिन जो अगली तकर्री है वो वही करे जो मैंडेट लेकर आए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिफ्ता इस्माइल क्यों रो रहे हैं और उनके रोने से क्या हल निकल आएगा, क्या रोना ही मसला है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में गुर्बत और अफलास के बारे अवाम कई बरसों से मुतवातर महंगाई का एटम बम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। महंगाई का शफ़क़ा ज़बान ज़द आम है। महंगाई हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, ऐसा हिस्सा जैसे अब जान नहीं छुड़ाई जा सकती। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल होशरुबा इजाफे महंगाई को एक ऐसे समुद्री तूफान में बदल चुका है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। गुर्बत के हाथों मजबूर अवाम, रोज़मर्रा की ज़रूरतें रोज़ाना ही की बुनियाद पर कमाने वाला तबका महंगाई की इस चक्की में सबसे ज़्यादा पिसा हुआ है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत हर माह अवाम से महंगाई पर काबू पाने के इक़दामात का वादा करती रही है और हर महीने कीमतों में इजाफा करके अपनी सदाकत के खिलाफ शवाहिद भी मुहैया करती रही है। जिस मुल्क में वज़ीर ख़जाना के ओहदे की मुद्दत 6 महीने से ज़्यादा ना हो, वहाँ आप माशी खैर की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? रोज़मर्रा ज़रूरत की तमाम अशिया की कीमतों में मौजूदा दौर में जिस रफ्तार से इजाफा होता चला आ रहा है, मुल्क की तारीख में शायद इसकी मिसाल भी कम ही मिलती है। आवाम कभी पेट्रोल बढ़ने पर दुहाई देते हैं तो कभी बिजली और गैस के नर्ख उनकी जान निकालते हैं, लेकिन हुक्मरानों की बेइसी है कि बढ़ती ही चली जा रही है।
अवामी इज्तिमात में वो अवाम की ढारस बढ़ाते हैं, लेकिन बंद कमरों में इसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। अब तो अवामी हमदर्दी समेटने के लिए आंसुओं का सहारा भी लिया जा रहा है, क्योंकि हफ्ते के रोज़ मुल्क के वज़ीर ख़जाना कौमी मईशत और सैलाब मुतासरीन के दर्द में भरी कॉन्फ्रेंस में रो पड़े, लेकिन साथ ही ये भी बता कि बिजली का फ़ी यूनिट 60 रुपये के करीब बढ़ रहा है। मौजूदा हालात में हुकूमत पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी नहीं दे सकती। मेरी बच्ची कौन कॉम्प्रिहेंड द एज ऑफ 8 कि वो फ़कीर की बेटी और मेरी बेटी में वही फ़र्क था कि वो किसी फ़कीर के घर पे पैदा हुई थी और मेरी बेटी सेठ के घर में पैदा हुई थी। और आज हम जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। वी सिट हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अदरवाइज एनी वन ऑफ अस कुड हैव बीन देयर। इंशाल्लाह जी पूरी कौम साथ है, अल्लाह प्यार करेगा। नेशनल लॉस इंशाल्लाह सबने मिलकर ही पूरा करना है और कर भी रहे हैं। थैंक यू। ये वज़ीर ख़जाना है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ताजरों के सामने एक गरीब आदमी का उसका हाल-ए-ज़ार बयान करते हुए रो पड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं। लेकिन उनके पास गरीब आदमी की मुश्किल का हल कोई नहीं है। तो गरीब आदमी तो यही समझेगा कि ये शायद मगरमच्छ के आंसू हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए हैं और सिर्फ तिफल तसल्ली है, क्योंकि अगले लम्हे वो ऐलान कर देते हैं कि बिजली बढ़ाना, पेट्रोल बढ़ाना ये हमारी मजबूरी है, हमारे बस में नहीं है कि हम ये कीमतें कम करें। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल आज सैलाब मुतासरीन की हालत इज़ार पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन वो ये जानने से कासिर है कि ये सैलाब मुतासरीन उजड़ने से पहले भी महंगाई के हाथों फाकों और दर दर भटकने पर मजबूर थे। उनको पहले भी एक वक्त की रोटी नसीब होती थी तो वो दूसरे वक्त की रोटी तलाश के लिए मारे मारे फिरते थे। हुक्मरानों के तर्ज़ हुक्मरानी और आपसी सियासी रंजिश का तमाम तर खमियाजा ये गरीब आवाम चुका रहे थे। आंसू बहाने से अगर मुल्क की मईशत ठीक होनी होती तो गरीब आवाम के आंसुओं से ये मुल्क माला माल हो चुका होता। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब शायद आंसुओं के ज़रिए अपने दिल का दर्द बयान करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको ना तो अपोजिशन और ना ही अपनी पार्टी ओन करने को तैयार है। उनके अपने एतमाद का लेवल ये है कि वो भरी महाफिल में ये कहते दिखाई देते हैं कि उनके पास 6 माह से ज़ायद का वक्त नहीं है। आज उनकी हमायत में समझे जाने वाले नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने भी तंज के नश्तर बरसाए और कहा कि मुल्क में तेल की कीमत बढ़े तो मिफ्ताह इस्माइल की जिम्मेदारी है। मैं हुकूमत में नहीं हूँ और ना मिल के अमल का जिम्मेदार हूँ। शाहिद खान अब्बासी ने अपनी गुफ्तगू में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मजीद बढ़ने का इंदिया भी दे दिया। ये पाकिस्तान का हर आदमी ये यकीन कर बैठा है, इस मुल्क में बिजली बढ़े तो मिफ्ताह इस्माइल की जिम्मेदारी, इस मुल्क में तेल बढ़े तो मिफ्ताह इस्माइल की जिम्मेदारी। एक सेल्स टैक्स है वो आज 0 है और एक पेट्रोलियम लेवी होती है जो 50 रुपए होनी चाहिए, आज वो 30-35 के लगभग है। जी मेरी वज़ीर ख़जाना से दोस्ती नहीं है, मिफ्ताह इस्माइल साहब को जानता हूँ 5-6 साल से, ना ही उनके अमल का मैं जिम्मेदार हूँ। अब हुकूमत ने आवाम को बिजली के बिलों में 1 माह के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने की खुशखबरी तो सुनाई, लेकिन इस पर भी हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है और आवाम से दोबारा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूल करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज दोबारा वसूल करने के फैसले की वजह से लेस्को के 22 लाख सारिफीन को 3 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद बिल्स 6 एक साथ में अदा करना होंगे और इस फैसले के मुताबिक अक्टूबर से लेकर मार्च तक सारिफीन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। नेपरा की मंजूरी से जून में 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट के हिसाब से FPA चार्ज किया गया। तहम अवाम के एहतजाज और मुजाहिरों की जानिब से हुकूमत ने अगस्त में रिलीफ देने का ऐलान किया, लेकिन अब दोबारा वसूल करने का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त अवाम हुक्मरानों की नाहली की कीमत चुका रहे हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस मिलाकर 50 रुपये से ज़ायद बिजली का फी यूनिट खरीदने पर मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत इसे मजीद बढ़ाकर 60 रुपये तक ले जाने का मनसूबा रखती है। पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमत को मजीद बुलंद करने पर तुली हुई है। एक तरफ सैलाब, दूसरी तरफ महंगाई का तूफान। आवाम के लिए हर आने वाला दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। इसके वसाइल कम हो रहे हैं, वक्त सख्त जवाब दे चुकी है, लेकिन किसी भी तौर पर उन पर तरस खाने को तैयार नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत को जल्द कोई ना कोई तरस ज़रूर आएगा और फिर आम आदमी का भी सोचेंगे और यकीनन आम आदमी के लिए फिर आंसू बहेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सोशल मीडिया पर चेक को मजबूत किया जा रहा है। हुकूमत कैसे सोशल मीडिया के दर पे हो गई है, इस पर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में पाबंदियों, सेंसरशिप, केसेस, थाने, कोर्ट कचहरियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी हो सारी है। तहरीक इंसाफ के दौर में अपोजिशन अरकान की जबानबंदी की जाती रही, तो आज तहरीक इंसाफ खुद इस मुबैना आताब का शिकार है, जिसका शकवा वो गाहे बगाहे करते रहते हैं।
इमरान खान की लाइव तकरीरों पर पाबंदी अदालत की जानिब से लगाई गई, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पाबंदी का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया गया और इसे इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा होना करार दिया गया। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान की तकरीर रोकने और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जासूसी और जो टैक्स सर्वेलेंस है उसके लिए हुकूमत ने एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर खरीदा है जिससे टैक्स सर्वेलेंस की जाए, जिससे हुकूमत ना सिर्फ इमरान खान की तकरीर के दौरान मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस तात्तुल पैदा करेगी, बल्कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए से वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के व्हाट्सएप तक भी रसाई हासिल कर सकती है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए से हुकूमत टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ सकती है, बल्कि डिलीट शुदा पैगामात और व्हाट्सएप कॉल्स की डेटा तक भी एक्सेस हासिल कर सकती है। इन इल्ज़ामात में ताज़ा तरीन इजाफा पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा शीरी मज़ारी की जानिब से किया गया। शीरी मज़ारी ने ट्वीट करते हुए बिलवास्ता हुकूमत और बराह रास्त पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पीटीआई ने जो कनाडा की एक फर्म है और जिससे ये सर्विसेज ली जा रही हैं, वेबसाइट मैनेजमेंट सिस्टम हासिल किया है जो पीटीआई को इस काबिल बनाता है, जो पीटीआई को कि वो तमाम डिजिटल कम्युनिकेशन का बारीक बीनी से मुआयना कर सके। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए मजीद कहा कि पीटीआई ये सॉफ्टवेयर इमरान खान की लाइव तकरीर के दौरान यूट्यूब को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने सॉफ्टवेयर की खरीदारी को टैक्स पेयर के पैसों का गलत इस्तेमाल से तशबीह दी है। शीरी मज़ारी इससे कबल भी हुकूमत और अहम इंटेलिजेंस इदारों के इस तरह के इल्ज़ामात लगाती रही। इमरान खान के फोन का ताल्लुक है जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी, उसको टैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। अब तहकीक से मालूम होता है कि जिस सॉफ्टवेयर या वेब मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जा रही है वो खुद तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत 2018 में पीटीआई ने एक कनेडियन कंपनी से खरीदा था। उस वक्त तहरीक इंसाफ पर भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने ये सॉफ्टवेयर इजरायली कंपनी से खरीदा है। उस वक्त सेनेट इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ से भी यही सवाल किया गया कि क्या ये सच है कि पीटीआई ने मुल्क में इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी का ठेका ऐसी कंपनी को दिया है जो इजरायली खुफिया एजेंसी की शराकतदार है, जिस पर तहरीक इंसाफ ने सेनेट में तहरीरी जवाब भी जमा कराया जिस पर कहा गया कि पीटीआई ने इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी का कोई मुआहदा इजरायली कंपनी के साथ नहीं किया। उस वक्त के पीटीआई के वजीर पार्लिमानी उमूर आजम सवाती ने बताया था कि खुफिया एजेंसी ने तस्दीक की है कि सैंडवाइन इंटरनेशनल कंपनी यूएसए का इसराइल के साथ कोई मुआहदा नहीं है, ना ही ऐसे मंसूबे पर कोई सरकारी रकूम खर्च की गई। मुआहदे से मुताल्लिक टेलीकॉम ऑपरेटर और वेंडरमैन के माबैन तय पाया है जिन कंपनियों को ठेका नहीं मिल सका उन्होंने इस कंपनी के खिलाफ साजिशें की हैं। जिन कंपनियों को ठेका नहीं मिला वो इसे अदालत ले गए। अगर किसी भी वक्त कंपनी के हवाले से कोई सिक्योरिटी खदशात पाए गए तो मुआहदा कैंसिल कर दिया जाएगा, जिस पर एतराज़ उठाते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा था कि अमरीकी टेक्नोलॉजी के हवाले से ये बात सामने है कि वो तमाम मालूमात को अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ शेयर करती है और सैंडवाइन कंपनी तुर्क शहरियों के बारे में जासूसी करती रही है। सैंडवाइन से मुताल्लिक ये कहा गया कि इससे पहले भी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये कैनेडियन जो टैक्स सर्वेलेंस सिस्टम है वो बेचा गया है, अब पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां ऑलरेडी आज़ादी इजहार राय पर बहुत सारे सवालात उठते हैं, वहां अगर आज़ादी इजहार पर मजीद कदगन लगाया जाएगा और उसको सोशल मीडिया तक उसका दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा तो यकीनन आज़ादी इजहार के ऊपर ये सवालात मजीद गहरे होते चले जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।